Hi everyone, this is डॉक्टर शाहनवाज मंगी और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप टाइटल से ही देख रहे हैं, स्लाइड से ही देख रहे हैं कि आज जिस टॉपिक के ऊपर या जिस वेस्टर्न फिलोसोफर के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उसे आमतौर पर हम अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल से रिलेटेड हमारी ये जो लेक्चर की सीरीज़ होगी, इसके अंदर हमने सिर्फ इसे जो है वो 2 लेक्चर्स के अंदर या 2 वीडियोस के अंदर हमने इसे बेसिकली डिवाइड किया हुआ है और इन 2 लेक्चर्स के अंदर हम उसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है उसे भी हम ब्रीफली देखेंगे। उस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के अंदर या जो अरिस्टोटल चाहता है कि स्टेट किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि अरिस्टोटल की जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो की स्टेट के कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा था कि प्लेटो का जो प्लाटोनिक जो स्टेट है, उस प्लाटोनिक स्टेट के अंदर हर चीज़ आपको परफेक्ट नज़र आएगी, लेकिन अरिस्टोटल की स्टेट के अंदर आपको जो है वो गोल्डन मीन या बहुत ही ज़्यादा ऐसी यानी कि चीज़ें नज़र आएंगी जो प्रैक्टिकलिटी जो है जिनके अंदर होगी। तो उसके बाद इसका जो है वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट भी इसकी देखेंगे। हम पॉलिटिकल साइकिल जो उस क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस के ऊपर अरिस्टोटल ने दी है उसे भी हम देखेंगे। और देन ज़ाहिर है जो उसका कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप से रिलेटेड या उसका कॉन्सेप्ट जो स्लेवरी से रिलेटेड है उसे भी हम देखेंगे। ये चीज़ें हम वीडियो 1 के अंदर करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें होंगी वो आपकी वीडियो 2 के अंदर होंगी। तो हम आपका टाइम जो है वो वेस्ट किए हुए हम आ जाते हैं इसके ऊपर। मैं हमेशा एक चीज़ ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई फ़िलोसोफर पढ़ते हैं या कोई भी पॉलिटिकल थिंकर को आप पढ़ते हैं तो उसकी जो ज़िंदगी है या उसकी जो सरकमस्टांसेस हैं उसे हम थोड़ा बहुत उसके साथ हमारी आशनाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। वो इस वजह से कि उन्हीं चीज़ों के बेसिस के ऊपर एक आदमी जो है अपने इन्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हर आदमी क्या कर रहा होता है, अपनी जो थॉट है या अपनी जो आइडियाज़ होता है उसे डेवलप कर रहा होता है। तो हमने प्लेटो के अंदर देखा था कि भाई प्लेटो के ऊपर जो इम्पैक्ट था वो ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी का भी इम्पैक्ट था, ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो जो एथेंस के अंदर उस टाइम जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसका भी था, उसके ऊपर इम्पैक्ट। सोक्रेटी के साथ उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया तो ज़ाहिर है उसका भी उसके ऊपर इम्पैक्ट था। वो जो है वो क्या कहते हैं कि स्पार्टा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो स्पार्टन जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम हो गया, स्पार्टा का मिलिट्री सिस्टम हो गया, स्पार्टा का कम्युनिज्म का सिस्टम हो गया, तो वहाँ से भी वो क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। इसी के बेसिस के ऊपर उन्होंने जो है वो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अंदर ख़ास तौर पर कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स आता है। जब हम अरिस्टोटल की तरफ आते हैं तो अरिस्टोटल के अंदर आपको फिर कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल, एक तो आपको ये बात समझनी होगी कि अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ वाइव्स है या कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म जो है, उसका कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो उसकी प्रोहिबिशंस हैं उसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक है अरिस्टोटल। क्रिटिक क्यों है? क्योंकि इसकी अपनी जो लाइफ है उसके अंदर 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक तो ये आएगी कि इसकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस किस्म की लाइफ थी। लग्जरियस जी क्यों थी? वो इस वजह से थी कि इनके जो फादर थे वो किंग फिलिप की कोर्ट के अंदर जो है वो एज ए फिजिशियन के तौर पर या हुर्फ आम के अंदर एज एक डॉक्टर के तौर पर क्या करते थे, काम करते थे। आप देखें कि अरिस्टोटल जो है वो उसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। बॉटनी के अंदर भी उसकी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नज़र आएगी, जूलॉजी के अंदर नज़र आएगी। वो इस वजह से कि ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी जो है वो उसके फादर के साथ स्पेंड उसने की बचपन से ही, और वो क्या थे, एक फिजिशियन थे। अच्छा, इसकी जो ये एथेंस के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये स्पार्टन नहीं है, ये इसकी जो बर्थ प्लेस है दैट वाज स्टगिरा। स्टगिरा एक छोटा सा, एक यूँ समझ लीजिए कि एक कस्बा या टाउन है जो मैसिडोनिया और एथेंस की जो बॉर्डर लाइन है उसके बिल्कुल नज़दीक जो है, वहाँ पर जो बाउंड्री है वहाँ पर एक टाउन था, वहाँ पर ये पैदा हुए। इसके फादर ज़ाहिर है एक
अरिस्टोक्रेटिक क्लास के अंदर उसका ताल्लुक़ था, तो घर के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी भी थी, घर के अंदर स्लेव्स भी थे, घर के अंदर जो है वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उसके साथ जो है वो अरिस्टोटल जो है वो उन तमाम से फ़ायदा भी लेता था यकीनन। एक तो यहाँ से आप देखें कि उसका जो बेंट ऑफ माइंड बनता है वो बनता है प्लेटो की जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो थ्योरी है उसके बिल्कुल उलट, उसके बिल्कुल अगेंस्ट में, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि इसकी जो ज़िंदगी के अंदर इसने एक अपने दोस्त की बेटी के साथ इसने जो है वो शादी की थी। ज़ाहिर है वो इससे उम्र में जो है वो काफ़ी छोटी थी, तो इनसिक्योरिटी जो है वो भी आपको नज़र आएगी इसकी ज़िंदगी के अंदर। यहाँ से आप देखें कि जो वाइफ से रिलेटेड जो प्लेटो की जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसे ये बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं, क्योंकि इसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर इसकी जो है वो अपनी एक फैमिली भी है, अपनी जो है वो हर चीज़ है, तो इस वजह से। अच्छा, दूसरा आप यहाँ पर इसकी ज़िंदगी के अंदर या इसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के अंदर आपको एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ये भी नज़र आएगी कि ये हमेशा आपको मॉडरेट चीज़ों के ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन जब फैमिली से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएगी तो ये मॉडरेशन का सहारा नहीं लेता। वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कंजर्वेटिज्म की तरफ चला जाता है। ये वहाँ पर जो है वो कंजर्वेटिव अप्रोच जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो इस वजह से यानी कि एक तरफ ये मॉडर्निस्ट अप्रोच भी अडॉप्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ फैमिली से रिलेटेड, मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वहाँ पर ये कंजर्वेटिव भी हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बारे में हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थिंकर या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसे हम कहते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी का फादर कौन था, वो प्लेटो था। दूसरा हम इसे ये भी कहते हैं कि फादर ऑफ कंपैरेटिव स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस भी इसे हम कहते हैं। यानी कि जो हम रिसर्च के अंदर जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो उसका जो पहला कॉन्सेप्ट जो आपको दिया है वो आपको अरिस्टोटल ने ही दिया है, जब इसने 158 भी लिखते हैं, बहुत सारे बुक्स 156 भी लिखते हैं, कि जब इसने जो है वो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया तो वहाँ पर जो इसकी जो मैथडोलॉजी थी दैट वाज कंपैरेटिव। तकरीबन 400 प्लस इसने बुक्स जो हैं वो लिखी हैं, और वो इसकी जो बुक्स हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है, वो इंसान की मुख्तलिफ आस्पेक्ट के अंदर हैं। मेटाफिज़िक्स के अंदर भी हैं, वो आपकी रिटॉरिक के अंदर भी हैं, साइकोलॉजी के अंदर भी हैं, नेचुरल साइंस के अंदर भी हैं, एथिक्स के अंदर भी हैं, मुख्तलिफ हैं इसकी बुक्स। आगे चलकर हम देखेंगे फ़र्क इनमें प्लेटो के अंदर और अरिस्टोटल का। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको वहाँ पर ये चीज़ नज़र आएगी कि प्लेटो किस तरह से एक्सट्रीमिस्ट है और ये किस तरह से गोल्डन मीन का मतलब है हमेशा दरमियानी रास्ता, या हमेशा जो है वो मॉडर्निस्टिक अप्रोच के साथ ये जाएगा, तो गोल्डन मीन हम इसे कहते हैं। अच्छा, ये प्लेटो हमेशा, जिस तरह से मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि प्लेटो जो है एक हर चीज़ के अंदर एक परफेक्शन चाहेगा, हर चीज़ के अंदर जो है वो आइडियलिज्म का शिकार है वो, जबकि अरिस्टोटल ऐसा नहीं है। अरिस्टोटल ये कहता है कि ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, हर चीज़ वैसे नहीं हो सकती जिस तरह से आप चाहें। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। तो इस वजह से लोगों को, यानी कि आप नो डाउट आपको परफेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अरिस्टोटल आपको रोक रहा है कि परफेक्शन की तरफ ना जाएं, वो चाहता है कि परफेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन वो एट द सेम टाइम आपको ये भी चाहता है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसे एक्सेप्ट भी करें। तो इस वजह से वो आपको मॉडरेशन की तरफ लेकर जाएगा। अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि इसका जो अरिस्टोटल का जो स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। प्लेटो का जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था उसे हम कहते हैं आइडियलिस्टिक स्टेट। हम कहते हैं आइडियलिस्टिक से मुराद ये होती है कि वो स्टेट जो है वो आपकी प्रैक्टिकल कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि वो रियल के अंदर उसकी नो एग्जिस्टेंस होती है। अच्छा, अरिस्टोटल की जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, अरिस्टोटल ये चाहता है कि स्टेट जो है वो आप खुद बनाते हैं, स्टेट नहीं, प्लेटो कहता है कि स्टेट को आप खुद बनाते हैं, यानी कि उसका जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर है, वो स्ट्रक्चरल है, यानी कि वो चाहता है कि आप स्टेट को इस तरह से बना सकते हैं। उसके उलट अरिस्टोटल ये कहता है कि स्टेट को आप बनाते नहीं हैं, स्टेट जो है वो ग्रोथ और इवोल्यूशन के बेसिस के ऊपर खुद क्या होती है, वो डेवलप हो जाती है।
ठीक है, डेवलप हो जाती से मुराद ये है कि वो कहता है कि स्टेट इज़ अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन। नेचुरल इंस्टीट्यूशंस क्या होती है, जो एक प्रोसेस में से गुजर के मुख्तलिफ फैक्टर जिसके ऊपर इफेक्ट हों और बहुत सारा टाइम के बाद ग्रो करे, वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में से गुजरने के बाद। तो अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्टेट आप बना नहीं सकते, आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, स्टेट बेसिकली ग्रोथ और इवोल्यूशन का नाम है। अच्छा, अब ये जो स्टेट जो आपकी ग्रो हुई है या ये इंस्टीट्यूशन जो आपका ग्रो हुआ है, ये हुआ क्यों है? दोनों का ये मौक़िफ़ है कि स्टेट ग्रो इस वजह से होती है कि इंसान की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स जो हैं, उसे क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए, उसे क्या किया जाए, फुलफ़िल किया जाए। यानी कि ह्यूमन नीड्स जो हैं उसे मुकम्मल करने के लिए इंसान की जो है वो स्टेट जो है वो क्या की गई है, उसकी एक ग्रोथ या एवोल्यूशन हुई है। अब जी ह्यूमन नीड्स क्या हैं? जिस तरह से प्लेटो ने कहा था कि ह्यूमन नीड्स 3 तरह की होती हैं। एक तो उसकी क्या होती है, फूड होता है उसका नीड बेसिक। दूसरा जो इंसान का जो नीड होती है वो होती है उसकी सेफ्टी होती है। तीसरी जो उसकी नीड होती है दैट इज़ स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है जी। तो इस तरह से अरिस्टोटल भी ये मानता है कि ऐसा ही है। अच्छा, अरिस्टोटल जो है उसकी क्या करता है, एक आपको एक चैन प्रोसेस देता है। अरिस्टोटल कहता है कि सबसे पहले दुनिया के अंदर एक इंडिविजुअल था, एक फ़र्द वाहिद था। इंडिविजुअल को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? इंडिविजुअल को ज़ाहिर है फूड की ज़रूरत थी, इंडिविजुअल को जो है वो क्लॉथिंग की ज़रूरत थी, इंडिविजुअल को शेल्टर की ज़रूरत थी, इंडिविजुअल को सेफ्टी की ज़रूरत थी, मुख्तलिफ चीज़ें थी जो उसे दरकार थी। कहता है कि कुछ चीज़ें तो उसने खुद कंप्लीट की। फॉर एग्जांपल फूड का जो उसने मतलब अरेंजमेंट था वो खुद लेकर आया। अब जो शेल्टर या सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पर वो कहता है कि उसे किसी दूसरे आदमी की भी ज़रूरत पड़ी। तो इस वजह से कहता है कि जब दूसरे आदमी की उसे ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर क्या हुआ, 2 अजनबी लोगों ने मिलकर एक क्या बनाई, एक फैमिली बनाई, और वहीं से आपकी क्या हुई, बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी यानी कि फैमिली का क्या हुआ, एक क़याम हुआ। अब जब फैमिली आई तो कुछ उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी मज़ीद कंप्लीट हुई, लेकिन कुछ ऐसी थी जो अभी भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। फिर उसे एक दूसरी ग्रुप ऑफ पीपल या एक दूसरी फैमिली की उसे ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका विलेज का एक क्रिएशन हुई। विलेज की क्रिएशन के बाद सोसाइटी का क़याम हुआ। सोसाइटी के क़याम के बाद आपका क्या हुआ, अल्टीमेटली जो फाइनल जो इस इंस्टीट्यूशन जो आया आपके पास वो क्या हुआ, स्टेट है। तो स्टेट क्यों है? क्योंकि स्टेट आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। यानी कि ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी जो कंप्लीट करेगा वो सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड ही पूरी करेगा। अगर आपके पास जो है वो क्या है, रेलवे का इंस्टीट्यूशन है, तो वो आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम करेगा, इसके बाद तीसरा कोई काम नहीं करेगा। अगर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो वो सिर्फ आपको लर्न करवाएगा, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेगा। स्टेट आपका वो इंस्टीट्यूशन होता है जो आपकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी क्या कर रहा होता है, कंप्लीट कर रहा होता है। तो इस वजह से अरिस्टोटल एक जगह पर यह भी कहता है कि स्टेट जो है ये आपका बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन है, यानी कि मुख्तलिफ इदारों का एक ऐसा इदारा है जिसके अंडर में बहुत सारे इदारे हैं। तो इस वजह से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन भी इसे कहा जाता है। अच्छा जी, तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये आपका नेचुरल भी हुआ और ये आपका क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंट भी हुआ। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आपको ये भी समझनी चाहिए कि जितने भी एथियंस हैं, एथेंस की जितने भी फ़िलोसोफर हैं वो आपको यानी कि स्टेट को प्रायोरिटाइज करेंगे। उनका ये मानना होगा कि सबसे ज़्यादा जो आपका एब्सोल्यूट जो परफेक्ट जो इंस्टीट्यूशन है या एब्सोल्यूट परफेक्ट जिसे होना चाहिए, इट मस्ट बी स्टेट, या आपका स्टेट है। लेकिन वहाँ पर एक दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ फिलोसोफर भी थे जिसे आप आमतौर पर सोफिस्टिस्ट कहते थे। सोफिस्टिस्ट बेसिकली किसी एक आदमी का नाम नहीं है, ये आप जहन में रखें। सोफिस्टिस्ट जो है वो एक लोगों का या एक फिलोसोफर्स का एक ग्रुप है, और ये ग्रुप ऐसा भी नहीं है ये एथेंस से इसका ताल्लुक है। ये ग्रुप जो है वो कभी एथेंस के अंदर होते, कभी स्पार्टा चले जाते, कभी मैसेडोनिया चले जाते। तो ये एक शहर से दूसरी जगह क्या करते, मूव करते रहते थे। और ये यूँ समझ लीजिए कि आज का जो आपका जो प्राइवेट ट्यूटर है, ये उस तरह से एक ट्यूटरिंग करते थे, आपसे कुछ चार्ज करते थे, उसके बदले में आपके बच्चों को पढ़ाते थे या कुछ करते थे, और देन ये मूव करते थे। इस तरह से ये सोफिस्टिस्ट थे, और इनके साथ जो है वो इन तमाम की ऐसा सच कोई बनती नहीं थी।
अच्छा जी, सोफिस्टिक्स का क्या मानना था? सोफिस्टिक्स हमेशा आपको ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो परफेक्ट नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आपका इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल को तमाम राइट्स होने चाहिए। इंडिविजुअल जो है वही आपका जब तक ठीक नहीं होगा, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि तमाम जितनी भी पावर्स या इम्पोर्टेंस जो दी जाती थी सोफिस्टिक्स की तरफ से, वो सिर्फ इंडिविजुअल को ही दी जाती थी। अच्छा, अरिस्टोटल क्या कहता है या प्लेटो क्या कहता है? वो कहता है कि इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू स्टेट। अच्छा, आगे चलकर अरिस्टोटल एक दूसरी जगह पर यह भी कहता है कि स्टेट इज प्रायर टू ह्यूमन बीइंग, यानी कि ऊपर जो आप एरो के अंदर देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये कहता है कि आपकी पहले इंडिविजुअल है, फिर फैमिली है, और इस तरह से आखिर में आपकी आती है स्टेट। लेकिन यहाँ पर अरिस्टोटल आपको उलट करता हुआ नज़र आएगा, स्टेट इज़ प्रायर टू ह्यूमन बीइंग। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अरिस्टोटल एक टर्म इंडिविजुअल और टर्म ह्यूमन बीइंग दोनों के अंदर बेसिक बुनियादी तौर पर वो क्या कहता है? वो कहता है कि इन दोनों के अंदर फ़र्क है। फ़र्क क्या है? वो कहता है कि जब आप ह्यूमन बीइंग या इंसान का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मकसद ये है कि आप क्या हैं? आप जो है इंसान तो हैं, लेकिन आपके अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर, यानी कि जो इंसान वाली जो आपकी क्या कहते हैं कि जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आपकी जो खूबी हैं, जो आपकी जो है वो एडजेक्टिव्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो स्टेट के आने के बाद हुई। यानी कि पहले स्टेट नहीं थी, इंडिविजुअल था। इंडिविजुअल नज़र तो आपको आता था कि ये इंसान है, लेकिन उसकी हरकतें जो होती थी वो क्या होती थी? जानवरों की जैसे होती थी। फिर उसने कुछ चीज़ें जो हैं वो फैमिली से सीखी, फिर उसने कुछ चीज़ें जो हैं वो विलेज से सीखी, उसने कुछ चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी से सीखी। फिर जब स्टेट आई, जब रियासत आई, रूल ऑफ लॉ आया, तो उस रूल ऑफ लॉ ने क्या किया? उस जानवर सिफत इंसान को एक अच्छा इंसान क्या किया? कन्वर्ट किया। तो इंसान जो ह्यूमन जो बना है वो कब बना है? वो रियासत के आने के बाद बना है। तो इस तरह से क्या होती है? स्टेट इज प्रायर टू ह्यूमन बीइंग। पहले ये कहता है कि इंडिविजुअल बिकम ह्यूमन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। समझ के आ गई बात? अच्छा, फिर इसी को वो इस तरह से भी आगे चलकर कहता है कि होल इज ऑलवेज प्रायर टू द स्टेट। द पॉलिटिक्स की ये जितने भी कोटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, द पॉलिटिक्स की ये कोटेशन है। होल इज ऑलवेज प्रायर टू दी पार्ट्स। ये किस तरह से भाई कि जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं तो सबसे पहले हमारी आँख या हमारा कान नहीं आता, हमारा हाथ नहीं आता, पैर नहीं आता। सबसे पहले क्या आता है? गोश्त का एक लुथड़ा आता है, और वो गोश्त का लुथड़ा जो होता है वो क्या होता है? आपका होल होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से क्या निकलती है? आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो बनना शुरू करते हैं। तो इस तरह से जो पार्ट्स हैं वो हमेशा आपकी होल के बाद ही आएंगे। तो इस तरह से वो कहता है कि जो आपकी जो पूरी यूनिवर्स है उसके अंदर जो होल है दैट इज स्टेट, वो स्टेट है। पार्ट्स जो हैं वो आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं। ह्यूमन जो है वो उसका पार्ट है, सोसाइटी जो है वो उसका पार्ट है, कल्चर जो है उसका पार्ट है, सेफ्टी जो है उसका पार्ट है। तो इस तरह से ये क्या हो गया जी? आपका होल इज ऑलवेज प्रायर टू दी पार्ट्स। कहता है कि जितने भी इंसान होंगे वो सारे के सारे रियासत के अंदर ही रहेंगे। रियासत के अंदर क्यों रहेंगे? रियासत के अंदर इस वजह से रहेंगे क्योंकि उसे इंसान बनना है, बेसिकली उसे ह्यूमन बीइंग बनना है। तो अगर जब उसके ह्यूमन बीइंग बनना है तो उसका मकसद ये है कि उसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इस वजह से वो रियासत के अंदर आएगा। जो रियासत से बाहर होगा वो दो किस्म की ताकतें जो हैं वो रियासत से बाहर होंगी, या तो वो गॉड होगा या तो वो बीस्ट होगा। इसी तरह से ये हम कहते हैं कि बाय नेचर इंसान जो है वो क्या है? सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है, यानी कि सोशल करैक्टर सोसाइटी ने उसे दिए हैं और पॉलिटिकल करैक्टरिस्टिक्स रियासत ने जो उसके अंदर दिए हैं। बेसिकली इंसान है जानवर ही। अब हम आ जाते हैं कि इसकी जो फीचर्स हैं अरिस्टोटल स्टेट के, एक तो ये क्या हो गई, इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से हमें ये आएगा कि स्टेट इज़ नेचुरल एंटिटी। जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि स्टेट जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्टेट जो है वो ग्रेजुअल इवोल्यूशन के प्रोसेस के बाद एक प्रोडक्ट आपको मिली है, या उसका यूं समझ लीजिए कि एक रिजल्ट है। स्टेट इज प्रायर टू ह्यूमन बी, ये अभी मैंने इसे एक्सप्लेन किया। स्टेट इज अ एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने पहले अर्ज किया कि मुख्तलिफ एसोसिएशंस का एक एसोसिएशन जो है वो आपकी क्या है, रियासत है। फॉर एग्जांपल आपका इंस्टीट्यूशन एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, डिफेंस हो गया, आपका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो गई, आपकी इंटेलिजेंस हो गई, ये तमाम एसोसिएशंस हैं। इन तमाम को मिक्स करके आप एक स्टेट बनाते हैं। वो स्टेट आपकी यूनाइटेड स्टेट्स भी हो सकती है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी हो सकती है, स्टेट ऑफ इंडिया भी हो सकती है, स्टेट ऑफ बांग्लादेश भी हो सकती है। तो इस तरह से स्टेट इज़ सेल्फ सफिशिएंट ये कहता है। सेल्फ सफिशिएंट क्यों कहता है? क्योंकि तमाम जो आपकी जो ह्यूमन नीड्स हैं, आपकी जो लाइफ की जो बेसिक नीड्स हैं, वो सारी की सारी स्टेट ही फुलफिल करती है। कहता है कि स्टेट इज नॉट अ यूनिफॉर्मिटी। जिस तरह से प्लेटो कह रहा था, प्लेटो क्या कह रहा था? प्लेटो आपकी सोसाइटी के अंदर या स्टेट के अंदर 3 क्लासेस डेवलप करवा रहा था। फिर गार्डनिंग क्लास को वो हमेशा गार्डनिंग क्लास ही रख रहा था, इस तरह से वर्किंग क्लास को वो हमेशा वर्किंग क्लास ही रख रहा था, यानी कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम वो आपको चाहता था। प्लेटो के बिल्कुल अगेंस्ट में अरिस्टोटल क्या चाहता है? अरिस्टोटल चाहता है कि रियासत कभी भी यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती। वो क्या कहता है? ये कहता है कि आपकी जो स्टेट है ये महज एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। किस चीज़ का प्लेटफॉर्म है? ये प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, एक जगह के ऊपर या यूनिफाई करते हैं, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिटी जो है बेसिकली यही स्टेट है। कभी भी आपकी यानी कि यूनिफॉर्मिलिटी यानी कि यकसानियत नहीं होगी स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर जो है वो पंजाबी भी होगा, स्टेट के अंदर सिंधी भी होगा, स्टेट के अंदर पश्तो भी होगा, स्टेट के अंदर बलोच भी होगा, स्टेट के अंदर माइनॉरिटी ग्रुप्स भी होंगे। इसी तरह से अगर आप हिंदुस्तान में चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ डाइवर्सिटी नज़र आएगी। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ डाइवर्सिटी होगी, कनाडा के अंदर मुख्तलिफ डाइवर्सिटी होगी। तो डाइवर्सिटी जो होगी यही बेसिकली स्टेट की जो खूबसूरती होती है वो डाइवर्सिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक गार्डनिंग है, एक आपका क्या है, एक आपके घर के सामने एक छोटा सा बगीचा है, उस बगीचे के अंदर सिर्फ येलो फ्लावर होंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, अगर सिर्फ वाइट होंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन उस बगीचे के अंदर अगर मुख्तलिफ कलर होगा, मुख्तलिफ रंगों के फूल होंगे तो फिर आपकी आंखों को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा। तो इस वजह से ये क्या कहता है कि स्टेट आपकी वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर मुख्तलिफ डाइवर्सिटी को आप साथ में लेकर आते हैं। प्लेटो का ये मानना था कि जो आपकी स्टेट है वो बेसिकली विजडम के बेसिस के ऊपर उसे चलाना चाहिए। विजडम क्या होना चाहिए? तभी वो कहता था कि आप जो है वो एक गार्डनिंग क्लास के अंदर एक रूलिंग क्लास जिसे वो कहता है, वहाँ पर आप जो है वो फिलोसोफर्स क्रिएट करें, फिर उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिसके पास विजडम होगा वही आपका क्या होगा, किंग होगा, जिसे वो फिलोसोफर किंग भी कहता है। ये भाई साहब कहते हैं कि आप कभी भी स्टेट को सिर्फ नॉलेज के बेसिस के ऊपर नहीं चला सकते। स्टेट हमेशा आपकी कैसे चलेगी? स्टेट चलेगी जी रूल ऑफ लॉ के ऊपर। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ कलेक्टिव विजडम होता है। किसी भी एक आदमी का वो क्या होता है, विजडम नहीं होता, वो कलेक्टिव विजडम होता है। किस तरह से कलेक्टिव विजडम होता है कि आपने एमएलए या एमएनए को क्या किया, आपने वोट किया, वोट करने के बाद वो आपके नुमाइंदे हुए, नुमाइंदे होने के बाद वो असेंबलीज़ के अंदर गए, असेंबलीज़ में वहाँ पर जाकर उन लोगों ने एक कानून बनाया, उस कानून के अंदर इनडायरेक्टली आपकी भी रजामंदी शामिल है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका एक कलेक्टिव विजडम बनकर सामने आता है। तो इस तरह से ये कहता है कि स्टेट जो होनी चाहिए वो रूल ऑफ लॉ के बेसिस के ऊपर चलनी चाहिए रादर देन रूल ऑफ फिलोसफी और नॉलेज। इकोनॉमी के बारे में इन दोनों की जो राय है वो ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि सेम से मेरी मुराद ये है कि दोनों इस चीज़ के ऊपर ये कहते हैं कि इकोनॉमी आपकी ज़्यादा बेहतर भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बुरी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि मॉडरेट, गोल्डन मीन जो मैंने पहले कहा आपको। अब ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि ये इसका मानना है कि अगर आप इकोनॉमिकली अगर आप रिच हैं, अगर आपके पास ज़्यादा दौलत है, तो कोई भी दुश्मन या कोई भी आपका नेबरिंग कंट्री या कोई भी दूसरी रियासत जो आपसे ज़्यादा पावरफुल है वो आपके ऊपर अटैक कर सकती है। फॉर इंस्टेंस हिंदुस्तान के ऊपर जितने भी हमले आवर हुए, कभी अफ़गान हुए, कभी तुर्क हुए, कभी मंगोल हुए, तो ये सारे के सारे क्या थे, ये आपके पास क्यों आते थे? यही यहाँ पर इस वजह से आते थे कि यहाँ पर ज़्यादा धन दौलत थी, यहाँ पर जो है वो पैसा ज़्यादा था, सोने की चिड़िया जिसे आमतौर पर आप कहते हैं। अच्छा,
कहता है कि आपकी जो रियासत होनी चाहिए वो ज़्यादा पुअर भी ना होनी चाहिए। पुअर क्यों नहीं होनी चाहिए? वो इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि आपकी लोगों की जो वेलफेयर है, लोगों की जो बहबूद है, उसके लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप सेल्फ सफिशिएंट हों, आपको किसी दूसरे से लोन या IMF के पास ना जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी इसका जो स्टैंड है वो मॉडरेट या गोल्डन मीन का ही है। ये कहता है कि ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। सख्त क्यों नहीं होना चाहिए? सख्त इस वजह से नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग आपके कानून से क्या हो जाएं, तंग आ जाएं। सॉफ्ट ऐसा इस वजह से नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो आपके कानून की इज़्ज़त ही ना करें। अच्छा जी, आपका जो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इक्वलिटी का प्रिंसिपल जो है वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपर क्लास या रूलिंग क्लास को आप प्रोटेक्ट करें, नीचे वाले क्लास को आप प्रोटेक्ट करें ही ना। पॉपुलेशन से रिलेटेड भी इसका यही है कि आपकी जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो भी गोल्डन मीन की होनी चाहिए, ना ज़्यादा हो और ना कम हो। अच्छा, कम और ज़्यादा क्यों ना हो? क्योंकि आपने सिर्फ नंबर के ऊपर बात नहीं करनी, आपने लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर आपने। स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है लोगों की बेसिक नीड पूरी करना। तो बेसिक नीड अगर ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा? स्टेट को प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से अगर मॉडरेट होगा, अगर यानी कि बैलेंस उसकी यानी कि पॉपुलेशन होगी, तो स्टेट को क्या होगा? उसकी बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए आसानी होगी। कम इस वजह से ना हो कि स्टेट के जो रोज़मर्रा के जो मामूलात ज़िंदगी हैं, स्टेट के वो चलाने के लिए भी उसके पास लोग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो तो उसके इदारे खुद अपने ही ना बन पाएँ। तो इस वजह से ये कहता है कि आपकी पॉपुलेशन जो होनी चाहिए ना ज़्यादा हो ना वो आपकी बड़ी हो। टेरिटरी और साइज़ की जब बात करते हैं, यानी कि जो ओवरऑल जो आपकी बाउंड्री होनी चाहिए वो भी आपकी स्टेट की जो साइज़ होनी चाहिए वो भी आपकी मतलब गोल्डन मीन अगेन, ना ज़्यादा हो और ना आपकी क्या होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए। तो इस तरह से यानी कि हर चीज़ के अंदर आपको गोल्डन मीन। आगे चलकर ये कहता है कि आपकी जितनी भी दुनिया के अंदर जो गवर्नमेंट होती हैं, अच्छा ये आदमी पहला आदमी है जिसने आपको गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान एक फ़र्क दिया है। प्लेटो जो है वो गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान फ़र्क आपको नहीं बता रहे थे, ये आदमी इसके अंदर क्या कर रहा है? फ़र्क बता रहा है। सबसे पहले तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसने 158 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के बाद इसने जो है वो उसे कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद इसने दो प्रिंसिपल के ऊपर इसने जो है वो क्या किया? गवर्नमेंट की क्लासिफिकेशन दी कि दुनिया के अंदर किस तरह से गवर्नमेंट होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस टाइम 158 कॉन्स्टिट्यूशन थे? कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि एक अगर रियासत है तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो उसका मकसद ये है कि उस टाइम 158 कॉन्स्टिट्यूशन थे, दुनिया की कितनी रियासतें थीं? तो जवाब ये मिलता है कि उस टाइम आपके पास एज सच रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद इसकी ये है कि उस टाइम फॉर एग्जांपल अगर आपका छोटी सी एक रियासत है तो उसके अंदर आपके जो ट्रेडिशंस हैं किस प्रिंसिपल के ऊपर, किस यानी कि इनविजिबल जो आपके लॉज हैं, यानी कि क्योंकि आपकी जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन या वहाँ पर कानून तो थे लेकिन वो कानून आपके रिटन फॉर्म के अंदर नहीं थे। फॉर एग्जांपल आप दुनिया की जितनी भी सोसाइटी जो होती है वो सोसाइटी भी एक लॉ के मुताबिक काम कर रही होती है, लेकिन वो लॉ क्या होता है? वो आपका रिटन नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर हमारी शादी ब्याह होती है तो उस शादी ब्याह के अंदर कोई भी आपका क्या है? लॉ नहीं है कि आपने कितने सूट लेने हैं, आपने जो है वो दुल्हन को किस तरह से तैयार करना है, आपने उस शादी के अंदर जो है वो म्यूज़िक किस तरह से चलाना है। ये आपको मतलब कोई भी किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये आपके ट्रेडिशन जिसे आमतौर पर हम कहते हैं, ये वो होते हैं। ये हमेशा जनरेशन टू जनरेशन आपके क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो उस टाइम जो रियासतें होती थी वो इस तरह से कवानीन के ऊपर काम करती थी जो कि ज़्यादातर जो है वो सोसाइटी की बेसिस के ऊपर होते थे। तो उन्हीं को हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन का टर्म दे रहे हैं। अच्छा, अब इसकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट पे है ये आपको मतलब हॉलिस्टिक नज़र आएगी मुकम्मल तौर पर। उसकी बुनियाद दो चीज़ें हैं। बुनियाद क्या है? एक तो उसकी बुनियाद है नंबर ऑफ रूलर्स, कि भाई कितने लोग होंगे या आपके हुक्मरान का नंबर होगा वो कितना होगा, आया कि एक होगा, दो होगा, दो से ज़्यादा होंगे या किस तरह से होगा। दूसरा ये होगा कि उन हुक्मरानों का पर्पस क्या है,
यानी कि वो क्या, उनका इंटेंशन क्या है। पर्पस से मेरी मुराद है कि यानी कि वो इंटेंशन टू रूल, आया कि वो जो उनका इंटेंशन है वो इंटरेस्ट ऑफ ऑल है या वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट है। तो ये आप थोड़ा जहन में रखें। अब हम आ जाते हैं कि ये तो हो गया नंबर, ये हो गया उसका पर्पस। जब आपकी हुकूमत क्या हो, एक आदमी आपका हुक्मरान हो और वो क्या करे, तमाम लोगों के इंटरेस्ट के लिए, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, या जिसे आमतौर पर आप नेशनल इंटरेस्ट करते हैं, जब उसके लिए वो काम करे तो ऐसी गवर्नमेंट को आप क्या कहेंगे, मोनार्क कहेंगे, मोनार्ची कहेंगे। कहता है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट आपकी गवर्नमेंट है, लेकिन आगे में ये कहता है कि ये बेस्ट तो है लेकिन इसे आप प्रैक्टिकली ये दुनिया के अंदर आ नहीं सकती। ठीक है जी। अब ये मोनार्क क्या है, ये वही है जो आपका फिलोसोफर किंग का कॉन्सेप्ट है, प्लेटो का। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि ये आपका बेस्ट प्रैक्टिकल आपकी ये गवर्नमेंट नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक आदमी तमाम के जो है वो क्या करे, इंटरेस्ट के लिए काम करे। ऐसा ये कहता है कि बाय डिफॉल्ट ह्यूमन जो है वो ग्रीडी है। तो इस तरह से ये कहता है कि ये मुमकिन नहीं है। कुछ टाइम आएगा जिस टाइम के बाद ये आदमी क्या करेगा, ये अपनी ज़ात के लिए काम करना शुरू कर देगा। फिर ऐसी गवर्नमेंट को कहता है कि ये क्या होगी, टायरनी होगी। टायरनी से मुराद इसकी ये है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट किस्म की जो गवर्नमेंट है दैट इज़ टायरनी। वो टायरनी है क्योंकि उसमें एक आदमी होता है जिसके पास तमाम पावर्स हैं और वो अपनी ज़ात के लिए काम कर रहा है, आपके तमाम इदारों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, आपके तमाम रिसोर्सेज को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका सबसे ज़्यादा वर्स्ट हुआ। फिर आगे कहता है कि कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जिसके अंदर एक से ज़ायद हुक्मरान होते हैं, यानी कि फ्यू होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब ये जो हुक्मरान हो गए, जब ये 3-4 हुक्मरान लोगों के लिए काम करेंगे तो ये क्या होगा, अरिस्टोक्रेसी कहलाएगा। जिस दिन ये अपनी ज़ात के लिए काम करना शुरू हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओलिगार्ची हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे चलकर ये कहता है कि एक गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कलेक्टिव विजडम के बेसिस के ऊपर वो सरकार चलाते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहता है, एक गवर्नमेंट ऐसी होती है जिस दिन वो लोग क्या करेंगे, लोगों के लिए, कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। तो ऐसी गवर्नमेंट को ये कहता है पॉलिटी कहता है। कहता है कि ये जो पॉलिटी है ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिकल गवर्नमेंट है, ये हो सकती है, ये कर सकते हैं। बेस्ट क्या है, बेस्ट तो आपकी क्या है, मोनार्क है, लेकिन वो प्रैक्टिकली बेस्ट नहीं है। पॉलिटी क्या है, ये आपकी सेकंड बेस्ट है, लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या है, पॉसिबल है। ये हुकूमत आप दुनिया के अंदर या किसी भी रियासत के अंदर आ सकती है। आगे चलकर कहता है कि जिस दिन ये लोग, यानी कि जाहिर है इंसान है तो इंसान क्या करेगा, इंसान कुछ टाइम के बाद वो उसका इंटेंशन या उसका बिहेवियर चेंज भी यकीनन होगा। कहता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम में ये लोग क्या होंगे, ये अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी यानी कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। तो तब ये क्या बनेगा, ये आपका डेमोक्रेसी बन जाएगा। अच्छा, आगे कहता है कि ये क्यों, मतलब पॉलिटिक क्यों जो है आपका बेस्ट है और डेमोक्रेसी क्यों आपका वर्स्ट है। डेमोक्रेसी को भी अरिस्टोटल जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, जिस तरह से वो टायरनी को नहीं करता। कहता है कि जब आप पॉलिटिक की गवर्नमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो हमेशा होती है मिडिल क्लास की। जाहिर है आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन आपकी तो 2400 है। 2400 के अंदर जो है वो आपका जो रूलिंग क्लास है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रूलिंग क्लास आपका जो है वो 30 या 40 लोगों का है। जब आप पॉलिटिक गवर्नमेंट बनाते हैं, पॉलिटिक गवर्नमेंट के अंदर 100 या 150 लोगों ने क्या करना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है। तो ऐसी के अंदर क्या होगा, उसके अंदर जाहिर है जो रूलिंग क्लास या अपर क्लास तो होगा, लेकिन उसके साथ में जो दूसरा क्लास जो एड आप करेंगे वो क्या करेंगे, आप मिडिल क्लास का करेंगे। अब एक टाइम आएगा जब मिडिल क्लास, क्योंकि वो नंबर के अंदर जो है वो क्या है, अपर क्लास से ज़्यादा हैं, तो इस वजह से क्या होगा, मिडिल क्लास की जो पॉपुलरिटी होगी वो ज़्यादा सोसाइटी के अंदर होगी। तो इस वजह से एक टाइम के बाद मिडिल क्लास क्या करेगा, गवर्नमेंट को डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। मिडिल क्लास के ऊपर इसका एम्फेसिस क्यों है? मिडिल क्लास के ऊपर इसका एम्फेसिस इस वजह से है, कहता है कि कभी भी अपर क्लास और लोअर क्लास एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करते।
यानी कि इन दोनों के दरमियान हमेशा ट्रस्ट की जो लेवल होती है वो हमेशा लो रहती है। दोनों की जो एक चीज़ के ऊपर मुश्तरका एतमाद होता है वो क्या होता है, दोनों हमेशा मिडिल क्लास के ऊपर एतमाद करते हैं। लोअर क्लास भी मिडिल क्लास के ऊपर एतमाद करेगा, अपर क्लास भी मिडिल क्लास के ऊपर एतमाद करेगा। एक तो ये हो गया कि मिडिल क्लास के ऊपर आप एतमाद ज़्यादा करते हैं। नंबर 2 क्या हो गया कि जो आपका अपर क्लास है, अपर क्लास को ये कहता है कि ये हमेशा ये हमेशा एरोगेंट होते हैं। जो अपर क्लास से ताल्लुक़ होगा, जो चाहे वो आपका इकोनॉमिकली अपर क्लास हो, पॉलिटिकली अपर क्लास हो, वो हमेशा एरोगेंट होगा। अच्छा, जब ये एरोगेंट होगा तो क्या करेगा, जब ये एरोगेंट होगा तो ये आपके कानून या आपकी लॉ की इज़्ज़त नहीं करेगा, उसे रिस्पेक्ट नहीं देगा। अच्छा, सेम टाइम के अंदर जो आपका लोअर क्लास होगा, लोअर क्लास को क्या होता है, उसे कानून का पता ही नहीं होता, तो इस वजह से वो क्या हो गया, वो आपका इग्नोरेंस हो गया, यानी कि वो इग्नोरेंट हो गया। तो एक क्लास आपका इग्नोरेंट क्लास है, दूसरा आपका एरोगेंट क्लास है। अच्छा, मिडिल क्लास आपका वो क्लास है जो एरोगेंट भी नहीं है और इग्नोरेंट भी नहीं है। उसे क्या है, वो आपका क्या है, वो उसे कानून का भी पता है, उसके पास एरोगेंसी भी नहीं है, तो हैबिचुअली क्या है, वो कानून को फॉलो करता है। तो इस वजह से वो क्या करेगा, जब पॉलिटिक को इस वजह से ये प्रोटेक्ट करता है कि मिडिल क्लास हमेशा कानून की इज़्ज़त भी करेगा, कानून के ऊपर वो उसका एतमाद भी होगा, कानून को साथ लेकर जाएगा और दोनों क्लासेस का उसके ऊपर एतमाद होगा। डेमोक्रेसी को किस तरह से ये क्या करता है, कहता है कि जब डेमोक्रेसी जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर लोअर क्लास को आपने शामिल कर दिया है। लोअर क्लास हमेशा कहता है कि ये क्योंकि इग्नोरेंस भी है इसके अंदर और साथ साथ में लोअर क्लास के पास उतनी इंटेलेक्ट भी नहीं है, तो इस वजह से डेमोक्रेसी जो है वो लोअर क्लास का एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का। तो वहाँ पर जो है वो एज सच उसे कोई भी प्रेशर ग्रुप या कोई भी इंटरेस्ट ग्रुप अपनी मर्जी के मुताबिक उसे क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। जिस तरह से एशिया की डेमोक्रेसीज़ के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी इवन होता है कि जितनी भी यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी इलेक्शंस को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर स्पॉन्सरशिप होती है। मुख्तलिफ कंपनीज़ जो है मुख्तलिफ पार्टीज़ को क्या कर रही होती है, स्पॉन्सर कर रही होती हैं, फंडिंग कर रही होती हैं। जब उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो जो कंपनीज़ होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से या अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक कवानीन बना रही होती हैं। इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास भी यही होता है कि पर्टिकुलर एक जो बिजनेसमैन ग्रुप होता है वो क्या कर रहा होता है, आपकी गवर्नमेंट को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अच्छा, आगे चलकर ये मिडिल क्लास से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल देता है सॉलोन का। सॉलोन बेसिकली एथेंस का एक मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक़ था, उसका लॉ मेकर या उसका हुक्मरान आप कह रहे हैं, और वो अपनी टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही ज़्यादा मकबूल रहा, लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उसकी इज़्ज़त या उसकी पजीराई हुई। तो उसका एग्जांपल देता है कि जो आपका मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला जो आपका रूलर होगा वो हमेशा क्या होगा, आपका कामयाब होगा। पॉलिटी को आगे चलकर ये कहता है कि पॉलिटी अगेन जो है ये दो एक्सट्रीम कौन से हैं, अपर क्लास लोअर क्लास, इग्नोरेंट क्लास एरोगेंस क्लास, दोनों के दरमियान जो आपका जो गोल्डन मीन वाला जो आपका मॉडरेशन वाला जो रास्ता है, अगेन ये वही है आपका। ठीक हो गया जी। इसी के मुताबिक ये क्या कहता है, एक आपको साइकिल देता है, वो सेम है कि मोनार्क किस तरह से टायरनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, टायरनी किस तरह से अरिस्टोक्रेसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, अरिस्टोक्रेसी किस तरह से ओलिगार्ची के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये किस तरह से आपकी पॉलिटी के अंदर कन्वर्ट होती है, और फिर ये किस तरह से डेमोक्रेसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करने की कोई ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अरिस्टोटल कि हमने जो है वो उसका जो है वो स्टेट की भी देख ली, फिर हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट किस तरह से होनी चाहिए, रियासत हो गई, फिर गवर्नमेंट किस तरह से होनी चाहिए, गवर्नमेंट किस तरह से साइकिल के अंदर काम करती है, ये भी हो गया। अब 4th नंबर के ऊपर इसका जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। 2022 के अंदर दुनिया का जो सिटीजनशिप का यानी कि जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो हमारी जो मुकम्मल जो सिटीजनशिप का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेस करता है फॉर्मल स्टेटस के मुताबिक, यानी कि हर वो आदमी जो आपका क्या करे, आपकी सरजमीन के ऊपर पैदा हो, या हर वो आदमी जो
आपके कानून को आकर एक्सेप्ट करे, आपके कानून को, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, आपके सिस्टम को, आपकी रीति रिवाज को आकर क्या करे, तस्लीम करे दिल के साथ, उसे आप क्या करते हैं, सिटीजनशिप का स्टेटस देते हैं। ये आपका क्या है, एक फॉर्मल स्टेटस है। और इन दोनों के बुनियाद के बेसिस के ऊपर दुनिया में हर स्टेट क्या कर रही होती है, सिटीजनशिप दे रही होती है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, हम तमाम का जो है यही ऑलमोस्ट होता है। और ज़्यादातर जो है वो आजकल जो है वो उसके अंदर मज़हब का एलिमेंट भी उन लोगों ने शामिल किया हुआ है, लेकिन फॉर्मल है बेसिकली ये। अरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, वो फॉर्मल नहीं है। वो कहता है कि सिटीजनशिप इज़ अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी रियासत के अंदर रहते हैं तो उसकी तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या तमाम जो ड्यूटीज़ हैं, उन तमाम के अंदर आपको हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारे जो आजकल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कहेंगे कि भाई वो भी तो हमें दे रहे हैं, पॉलिटिकल राइट्स तो दे रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकली बाउंड नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल राइट और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फ़र्क है। अरिस्टोटल की जो पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हर आदमी क्या करेगा, रियासत की तमाम मामलात के अंदर हिस्सा लेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। हमारा जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो आपको आज़ादी देता है। वो कहता है कि आपकी मर्जी है, आप जिसे चाहें वोट करें। आपको वो ये नहीं कहता कि आपने लाजमन किसी सियासी जमात के जलसे के अंदर जाएं, वो आपको ये नहीं कह रहा। हमारा ये आपको क्या कर रहा है, ये आपको पॉलिटिकली बाउंड कर रहा है अरिस्टोटल। तो इस वजह से ये क्या कहता है, इसकी यानी कि जो, क्योंकि इसके मुताबिक जब आप ड्यूटी करते हैं, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी स्टेट की, तो वो क्या होती है, उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल लेवल की ज़रूरत पड़ती है, आपको विर्चू की ज़रूरत पड़ती है। और वो विर्चू क्या होता है, विर्चू आपकी मॉरल और इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस भी हम उससे कहते हैं, एक नंबर। अच्छा, सिटीजनशिप से मुतालिक जो है वो इसकी दो आर्टिकल या यूँ समझ लीजिए कि दो बॉन्डेजेस हैं। एक तो ये है कि हर इंसान के पास विर्चू होना चाहिए, नंबर वन। सिंपली अगर मैं आपको समझा दूँ, हर इंसान के पास विर्चू होना चाहिए और हर इंसान एक्टिव क्या करे, पार्टिसिपेट करे। किसके अंदर पार्टिसिपेट करे, रियासत के तमाम मामलात के अंदर। अच्छा, जब आपके पास विर्चू भी हो, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें, तो फिर क्या होगा, फिर जब आपके जो बच्चे हैं उनके पास विर्चू कैसे आएगा, जब आपके जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड मैन हैं, ओल्ड वमेन हैं, वो किस तरह से एक्टिवली, किस तरह से वो पार्टिसिपेट करेंगी, या जो आपका बिजनेसमैन है वो किस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, ज़ाहिर है वो नहीं करेगा। अच्छा, ये कहता है कि जो आपकी औरत है, वमेन जो है, उसे ये एक्सक्लूड कर रहा है, कहता है कि उसे सिटीजनशिप देने की कोई राइट नहीं है। चिल्ड्रेन जो है उसे भी आप ना दें, ओल्ड मैन जो हैं आपके उन्हें भी ना दें, आपके जो स्लेव्स हैं उन्हें भी ना दें, ट्रेडर्स को भी ना दें। अच्छा, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि जो वमेन है, कहता है कि वमेन के पास क्या होता है, विर्चू नहीं होती। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई। ज़ाहिर है आजकल की दुनिया के अंदर वमेन जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं हर मामलात के अंदर, और विर्चू के अंदर भी वो मर्दों से क्या कहते हैं कि इक्वल ही हैं, कहीं कहीं पर तो ज़्यादा भी हैं। अच्छा जी, तो इसका ये मानना है कि वमेन जो है उसका काम सिर्फ घर के अंदर ही होना चाहिए, उसके पास इतनी विर्चू है नहीं, तो इस वजह से वो पार्टिसिपेट ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो जब पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसके पास विर्चू भी नहीं है, तो उसे आप सिटीजनशिप भी नहीं देंगे। चिल्ड्रन के पास क्या है जी, चिल्ड्रन के पास विर्चू नहीं है, वो मॉरली और इंटेलेक्चुअली वो एक्सीलेंट नहीं है, तो इस वजह से बच्चों को भी आप क्या करें, सिटीजनशिप ना दें। बुजुर्ग जो हैं उनके पास विर्चू तो है, यानी कि दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड या मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, लेकिन वो कमज़ोर भी हैं, उसके पास जो है वो उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी हैं, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो जब वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उसे आप सिटीजनशिप नहीं देंगे। जवानी के अंदर तो होगा, जिस दिन वो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा उस दिन आप उससे क्या करेंगे, सिटीजनशिप वापस ले लेंगे। एक है स्लेव्स। स्लेव्स अगर वो है ही गुलाम, तो उसका मतलब यह है कि वो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, उसके पास विर्चू की एब्सेंस है, तो इस वजह से उसे भी आप सिटीजनशिप ना दें। ट्रेडर क्यों भाई, ट्रेडर के पास तो विर्चू भी है और एक नौजवान जो है वो भी ट्रेडर हो सकता है। तो ये कहता है कि ट्रेडर आपकी सोसाइटी का जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी या एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, जिसकी ऊपर जो है वो आपकी इकोनॉमी क्या कर रही होती है, बेस्ट कर रही होती है। कहता है कि उसे आप क्या करें, उसे आप आज़ादी दे दें कि वो आपके इकोनॉमिक अफेयर को देखता रहे, बस
वो अपनी शॉपकीपर है तो वो शॉप के ऊपर ही फोकस्ड रहे, उसका इलेक्शन के ऊपर, पार्टी के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर उसका किसी भी किस्म का कोई ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अगर आप उसकी इकोनॉमी या उसकी ट्रेड या बिजनेस को डिस्टर्ब करवाएंगे उसको बाउंड करके, तो फिर क्या होगा, आपकी इकोनॉमी सफ़र करेगी। तो इस वजह से जो ट्रेडर होगा वो ट्रेड करता रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि उस टाइम जो ट्रेडिंग होती थी वो आजकल नहीं होती थी। जिस तरह से हम आजकल कहते हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं एक जगह के ऊपर बैठे बैठे, तब ये होता था कि आप अपना प्रोडक्ट को लेते थे एक शहर से दूसरे शहर, वहाँ पर जो है वो गधों के ऊपर या घोड़ों के ऊपर आप जाते थे, तो वहाँ पर महीनों के महीने लग जाते, तो जाहिर है आप अफेयर के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से ये कहता है कि ट्रेडर को भी आप आज़ाद कर दें। जब आप सिटीजनशिप नहीं देंगे तो वो आपकी यानी कि किस तरह से वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी, यानी कि क्या आप उन्हें मार देंगे? आगे कहता है कि नहीं, उन्हें आप सिर्फ क्या करें, सिविल राइट्स दें, बाकी जितने भी उनके राइट्स हैं वो तमाम उससे क्या कर दिए जाए, आज़ाद कर दिए जाएं। सिर्फ सिविल राइट्स होगा यानी कि वो सिर्फ ज़िंदगी गुजार सकेंगे, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होगा। अच्छा, आगे चलकर ये आपको ये कहता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट एक लाइन के अंदर बता दी हैं, तो इन तमाम को मेरे ख्याल में मज़ीद फिर पढ़ना वक्त का ज़ियान होगा। ये आगे चलकर कहता है कि गुड सिटीज़न कौन है? गुड सिटीज़न जी वो है जो सोसाइटी के अंदर या रियासत के अंदर हारमोनी लेकर आए, जो बराबरी, हर चीज़ के अंदर इक्वलिटी, हर चीज़ के अंदर, यानी कि एक्सट्रीम से वो अवॉइड करे, दोनों एक्सट्रीम से, ना वो एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट हो ना वो एक्सट्रीमली राइटिस्ट हो, वो उसका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ इक्वलिटी और सेंटर होना चाहिए। नंबर 2, गुड सिटीज़न वो होता है जो हमेशा कोऑपरेशन करे, कोऑर्डिनेशन करे। कोऑपरेशन किसके साथ? कोऑपरेशन उसका लोगों के साथ भी होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर भी उसकी कोऑपरेशन होनी चाहिए, और रियासत के साथ भी उसकी कोऑपरेशन होनी चाहिए, यानी कि रियासत के जितने भी इदारे हैं उन तमाम के साथ भी उसकी कोऑपरेशन होनी चाहिए। गुड सिटीज़न ज़ाहिर है आजकल भी हम उसे कहते हैं, गुड सिटीज़न वही होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अपने काम, अपनी ड्यूटी तमाम को तमाम क्या करे, ठीक से सर अंजाम दे, तो वही आपका क्या होता है, गुड सिटीज़न होता है। तो मेरे ख्याल में यही है आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर जो है वो हम अरिस्टोटल की जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, अरिस्टोटल का जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, फिर अरिस्टोटल का कंपैरिजन प्लेटो के साथ जो है, उन दोनों को हम देखेंगे। उन दोनों के अंदर बुनियादी जो कंट्रडिक्शन है वो क्या है, तो सेकंड वाले वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। तो आपको कोई भी इस तमाम वीडियो के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी करेक्शन हो, इवन कोई भी सजेशन हो, तो आप जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर उसे दे भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।